बिगिन। सो गाइस, ये हमारे पास जो पेपर है, ये हमारे पास है ओ लेवल्स का पेपर 5090। पेपर 2-1 2-2 नहीं कराया, 2-1 है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंट से, ठीक है। अच्छा दयान बेटे, बस अब काम की बात करेंगे हम, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट ड्यूरेशन होती है इसकी, लेकिन हम इसको कम ड्यूरेशन के अंदर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर 2025 का रीसेंट मोस्ट पेपर है ओ लेवल्स का, ठीक है, जो ओ लेवल्स के लास्ट एग्जाम हुआ सही गई है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड हो जाएगा बस, हाँ। ठीक है, फल नहीं बेटे, नहीं करा सकूंगा। क्लास के स्टार्ट में कराऊंगा इसलिए, ठीक है। सो क्लास देखो, टेक्निक क्या थी हमारे पास, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सीन ये है कि हमारे पास पेपर है 1 आवर 45 मिनट्स ड्यूरेशन का। अब ओ लेवल्स के अंदर आईजीसीएसई के पेपर ड्यूरेशन में फर्क होता है। मैंने आईजीसीएसई को डिवाइड किया था, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने उसको डिवाइड किया था 30 मिनट्स और 45 मिनट्स के अंदर। मैं इसको डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स के अंदर, 40 मिनट्स और 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। 8:14 मेरे पास टाइम हो रहा है, हम इसको स्टार्ट करें 40 मिनट्स के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिएगा, पहले मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो कि जल्दी जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सो पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन इंटरप्रेट करना कैसे सीखेंगे, इन सारे पार्ट्स की लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये लेबलिंग क्या है, वो लेबलिंग एग्जैक्टली अभी गैस करने से बेहतर ये है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जहां पे स्पेस खाली है लिखने का, बिल्कुल इसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो डायरेक्टली। आइडेंटिफाई द लेटर, लेटर आइडेंटिफाई करना है that has been used to label the area where each of the following happens, where sperms are deposited। sperm deposit होते हैं ई में, ठीक है। ई इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, विजाइना यहाँ पे होते हैं स्पर्म डिपॉजिट। वेयर ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, ओवरी में प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन, सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, सी हो गया। और उसके बाद है इम्प्लांटेशन अकर्स, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होती है, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट ए। ठीक हो गया। ये आपको फ्री के 3 मार्क्स मिल गए, मार्क्स काउंट करते रहना क्लास, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन रीड करने में कोई हर्ज नहीं। यूट्रस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है बेटे, उसकी वॉल होती है वो। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर शो किया है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि सम वुमेन कैन हैव ब्लॉकेजेस इन ट्यूब लेबल्ड बी। ट्यूब लेबल्ड बी इज फेलोपियन ट्यूब, आपको नाम है इसका याद होना चाहिए, ओविडक्ट, या बी इज ओविडक्ट, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। दरअसल आपको पता है, ओवरी से ओवम रिलीज होकर यहाँ पे आती है, स्पर्म यहाँ से मूव करके जा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अब अगर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएगी एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो कहा हुआ है कि ब्लॉकेजेस इन ट्यूब बी, व्हाई दिस वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग प्रेग्नेंट, कि प्रेगनेंसी को कैसे इनहिबिट करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्वियसली जब ब्लॉकेज हो गई तो स्पर्म वुड नॉट बी एबल टू रीच द ओवम, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म वोंट रीच ओवम, आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप वुड नॉट लिखिएगा पूरा, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कैजुअल लगता है। और नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 2.2 मार्क्स। तहरीम बेटे, इम्प्लांटेशन नहीं लिखोगे, इसके अंदर कुछ बच्चे लिख देते कि इम्प्लांटेशन वुड नॉट अगर, इम्प्लांटेशन लिखोगे, देखो स्पर्म फर्टिलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं सकेगा ना, वो फर्टिलाइजेशन ही होगी तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगी, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन नहीं लिख सकते आप इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो ये तो छोटा सा, ये तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। नेम अ हार्मोन दैट कुड बी यूज्ड इन स्टेप 1 द पेशेंट इज इंजेक्टेड विद अ हार्मोन। तो चलो इसके स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे, क्विकली पढ़ते हैं इसके स्टेप्स। स्टेप 1, ovaries are stimulated to produce a large number of eggs. Uh, the eggs are removed from the ovary before they're released naturally. The eggs are fertilized with the sperm. The eggs released, the fertilized eggs are replaced into the uterus.
अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ही कह रहे हैं कि स्टेप वन में एक हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। अब वो हार्मोन इंजेक्ट करो जो कि स्टिमुलेट करे लार्ज नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाएगा जो कि एग्स की प्रोडक्शन करवाए? इट्स गोइंग टू बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, आप सिंपली एफएसएच भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि a drug is used to stop the action of luteinizing hormone. Why it is important to stop the action of lutein? देखो बेटा, LH का काम था, अगर आपको याद हो, कि ओवम को ओवरी से रिलीज करा देना। अब हमें ओवम बहुत सारी एग्स को ओवरी से एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेटा अगर वो रिलीज हो गया तो एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? सोचने की बात है ना। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप LH को रोको। ठीक है। और जरूरी इसलिए ताकि एग्स रिलीज नहीं होंगे तो फिर हम उसको ओवरी में से डायरेक्टली कैच कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दिस वर्ड, मेरी AC काम नहीं कर रहा। सॉरी बेटा। would prevent release of ovum so that ova can be collected। ठीक है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये भी देखो, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये सारी राइट। बेटा इट्स ओ लेवल्स पेपर। ये हमारे पास है अक्टूबर नवंबर 21 का। ठीक है। अच्छा सो यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं, जल्दी से नंबर्स को देखना है आपने इसके अंदर। अरे नहीं नहीं, बड़ा नहीं है, छोटा है, ये देखो ना। नंबर्स को देखना है आपने इसके अंदर, क्विकली देखेंगे नंबर्स को। 90 मिलियन इनफर्टाइल कपल्स। ठीक है। 17% आर ड्यू टू ब्लॉक ट्यूब्स। फिर आपने कर लिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ कपल नंबर टू ड्यू टू ब्लॉक ट्यूब्स। तो एक्चुअली आपने 90 मिलियन का 17% निकालना है। क्या ख्याल है? तो कितना लंबा क्वेश्चन है, फ्री के 3 मार्क्स मिलने हैं आपको भाई। तो आपने 90 मिलियन लिखना है। 90 मिलियन का मतलब होता है 6 zeros का 17% निकालना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। और एक और बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 to power समथिंग। ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? बेटा होना चाहिए ना बेटा, वरना मैं निकाल लेता हूँ आसान में। देखो तुम लोग टाइम, अच्छा मैंने टाइम वेस्ट कर रहा ताकि मैं अपना काम पूरा ना कर सकूँ है। हाँ यार सर, एब्सोल्युटली राइट। 1.53 इंटू 10 to power 7, ये मैंने अपने मॉक में भी दिया था। कुछ जगहों पे जहाँ पे मैंने इससे मॉक लिया था उसमें इस वाले क्वेश्चन में से लिया था, तो उसमें था। क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आता है आई वाला पार्ट। इन सारे पार्ट्स की लेबलिंग आपको आनी चाहिए है। और हाँ नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अब जब आपने ये लिख लिया ना बेटा तो आपके वर्किंग के मार्क्स तो ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे पूरा नॉर्मल फॉर्म में लिखो, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज अप टू यू, आपके मार्क्स तो यहाँ पे पूरे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स की लेबलिंग पता होनी चाहिए। जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्निया, आइरिस, फोविया, ऑप्टिक नर्व, एंड दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कंटेन सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स इज गोइंग टू बी आइरिस जे। देखो फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। हाँ, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट रिसेप्टर्स एल में सबसे ज्यादा, रेटिना में सबसे ज्यादा, रेटिना का एक ही पार्ट उन्होंने शो किया हुआ, दैट इज एल। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है ड्रॉ एंड लेबल लेंस एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। देखो यहाँ पे स्पेस फ्री है ना, यहाँ पे स्पेस फ्री है, तो इसको आपने फिलअप करना है। इसको 2 मार्क्स फ्री के मार्क्स है क्लास। ये देखो, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बना दिए, लेंस बना दिया, सस्पेंसरी लिगामेंट बना दिया। ठीक है। फ्री के 2 मार्क्स है। मार्क्स कैलकुलेट करते हो, मार्क्स तो काउंट ही नहीं कर रहे आप लोग भाई। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मार्क्स हो गए। ठीक है। अब याद रखना ना, एरो हेड कभी भी नहीं बनाते वो लेवल्स के पेपर्स में, इन IIT में बनाते हैं। एरो हेड कभी नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट लेबल करना है और लेबल अंदर तक करना है, जैसे यूट्रस को अंदर तक लेबल किया हुआ था ना। ठीक है। उसके बाद अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। वैसे तो आपको मालूम है कि दे आर अटैचिंग सिलरी मसल विद द लेंस। ठीक है। व्हेन द सिलरी मसल दे आर गोइंग टू रिलैक्स, दे आर गोइंग टू पुल द लेंस एंड स्ट्रेच द लेंस, इट्स गोइंग टू गेट थिनर। और
Similarly, in the similar way, when this ciliary muscles are contracting, these suspensory ligaments are going to become slackened, and the lens is going to become thick and shorter. ठीक है, तो ये सब आपको मालूम है, लेकिन इसको लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम जस्ट स्किपिंग है। ठीक है, डिस्कस मैंने फिर भी कर लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे नहीं आता। खैर, आगे बढ़ते हैं। Explain why a person with cornea plana cannot see some objects clearly. Some people have genetic condition cornea plana. The condition causes the cornea to become flatter. Tighten to make the lens thin and slacken to make the lens thick. हाँ, बिल्कुल सही। And it is based upon the contraction and relaxation of ciliary muscles. ऐसा भी लिखना का बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, कॉर्निया अगर प्लेन हो जाए, फ्लैट हो जाए और वो कर्व ना हो, तो लाइट रेज सबसे पहले बेंड कॉर्निया करता है। मास सबसे पहले लाइट रेज बेंड कौन करता है? कॉर्निया करता है। तो लाइट रेज बेंड नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो फोकस नहीं करेंगी फोबिया के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लर नजर आएगा। ठीक है, नो रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया, सॉरी, नो रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया, light rays would not focus on phobia। ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, would not converge on phobia। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, इतना सा पढ़ाया मैंने, इतना नहीं, पढ़ाया। इमेज फॉर्म ऐसा नहीं होगा, नो इमेज फॉर्म नहीं लिख सकते बेटे। दयान, नो इमेज फॉर्म नहीं लिख सकते। इमेज बनेगी, ब्लर इमेज बनेगी। One type of cornea blindness caused by recessive allele. Two people do not have cornea blindness have a child who has the condition. How is this possible? किसी को याद आ रही वाली बात? अगर दो लोगों में ये कंडीशन अपेरेंटली नहीं है और ये कंडीशन रिसेसिव स्टेट में होती है, तो बच्चों में डिजीज है। हेटेरोजाइगस, एब्सोल्युटली राइट। आप कहाँ पर आएंगे? एडमिशन वाले कैंपस में आएंगे? हेटेरोजाइगस नॉर्मल, वहाँ पहुँचने के बता दिए मालूम। जायगोट रिसीव्स, 2 पॉइंट बनाने ना बेटा, रिसेसिव allele from both parents। ठीक है भाई, या यू कैन राइट कैरियर हेटेरोजाइगस लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा भाई, मार्क्स काउंट करते रहो। तुम लोग मार्क्स काउंट नहीं कर रहे, गलत बात है, चलो एंड में कर लेंगे, छोड़ो। अब आ गया हमारे पास समरी ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक बाय एंजाइम ए प्रोटीएज। इसके अंदर आप जो है वो ट्रिप्सिन पेप्सिन लिख सकते हैं। स्टमक लिखा हुआ है तो फिर पेप्सिन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन खैर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट द नेम ऑफ एंजाइम ए, पेप्सिन पहले लिख लिया भाई। एंजाइम बी, एंजाइम बी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, नेम द state the name of blood vessel C। blood vessel C है amino acid absorb in blood stream and they are carried to liver। blood vessel C का नाम क्या होगा बेटा? कम ऑन, hepatic portal vein। hepatic portal vein, hepatic portal vein intestines को कनेक्ट करती है ब्लड के थ्रू लिवर में ना यार, भूल गए? क्या कह रहे हो यार? नेम द कैपिलरी स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड। कैपिलरी स्ट्रक्चर पूछा है, बोमेंस कैप्सूल मत लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आंसर होगा इसका ग्लोमेरुलस। बिल्कुल सही, शाबाश। इस टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। अब ये देखो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहली बात, आपने यहाँ पे इसका मीन निकालना होगा। मीन निकालोगे, जल्दी से निकाल के बताओ मीन कैसे निकालते हैं। सारी वैल्यूज को प्लस कर दो और फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देना है आपको। जल्दी से प्लस करो, आंसर बताओ क्या आएगा इसका मीन। आप लोग बताएंगे भाई।
और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। कैलकुलेशन वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा देखना एरर कैरिड फॉरवर्ड होता है बेटा, उसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। द आंसर इज 2.1। थैंक यू। एरर कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है कभी ऐसा होता है कि आपके कैलकुलेशन के दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट की वैल्यू दूसरे पार्ट में यूज हो रही होती है। अगर आपने पहले पार्ट में ही उस वैल्यू को गलत कैलकुलेट किया है तो उसके मार्क्स तो कट जाएंगे, लेकिन आपने दूसरे पार्ट में उस गलत वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला हुआ है तो फिर आपको एरर कैरिड फॉरवर्ड का 1 मार्क तो मिलेगा। ठीक है, वो ये होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया फॉर द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि इनके अंदर मीन का डिफरेंस क्यों आया है। तो इसके लिए तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने का अगर टाइम है तो पढ़ लो भाई। कह रहे हैं कि डिफरेंट डाइट्स, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डाइट्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया फॉर वन डे, द टू ग्रुप्स ईट डिफरेंट फूड्स। ग्रुप एक्स ने खाया है ये सब, ग्रुप वाई ने खाया है ये सब। इनके जो यूरिया कंटेंट में फर्क आ रहा है वो प्रोटीन इंटेक की वजह से आ रहा है। जिसने प्रोटीन इंटेक ज्यादा किया है, फॉर एग्जांपल जैम, ऑरेंज, चीज, लेटस के अंदर हमारे पास प्रोटीन कंटेंट कम होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होगा। लेकिन मिल्क, ब्रेड, चीज, मीट के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन ग्रुप एक्स एंड मोर प्रोटीन्स इन ग्रुप वाई। ठीक है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है। मोर अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सो मोर डीअमाइनेशन वुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मोर यूरिया विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। समझ में आ रही बात? तो एक्स मोर कार्ब्स, वाई मोर प्रोटीन्स। मोर प्रोटीन्स का मतलब हुआ मोर डीअमाइनेशन, हायर यूरिया। आसान है। ठीक है, डीअमाइनेशन का टर्म यूज करना है, डीअमाइनेशन का टर्म यूज करना है बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स सेड टू मेक अ फेयर कंपैरिजन शुड हैव मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स यूरो ड्रिंक द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? अब देखो यार, ये भी बच्चों वाली बात है, वैसे तो सिंपल ऑस्मोसिस है। अगर बच्चा कोई भी ग्रुप पानी ज्यादा पिएगा तो उसका यूरिन डाइल्यूट होगा, तो डाइल्यूट का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब दोनों को आपको पानी, नहीं समझ में आया दयान क्या कह रहे हो? मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। यस, मोर वाटर विल मेक इट डाइल्यूट, सो दैट वुड रिजल्ट इन लेसर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, ऑल्दो देयर इज मोर यूरिया कंटेंट एज कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है, water intake would affect concentration of urine even with higher protein intake. More water can make it dilute. ठीक हो गया बेटा? नहीं, मैंने कहा दिस इज इजी, ऑस्मोसिस है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फ्री के मार्क्स मिलेंगे 5 क्लास। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एन एटम ऑफ मैग्नीशियम। याद आ रहा है? वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल आर फाउंड इन प्लांट इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है बेटा, प्लांट सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले से मत लिख देना। ठीक है, द टाइप ऑफ लीफ सेल्स दैट कंटेन मोस्ट क्लोरोफिल आर डैश सेल्स। अब आएगा पहले से मेसोफिल। पैलिसेड सेल्स भी लिख सकते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैलिसेड भी करेक्ट है। Chlorophyll molecule traps sunlight and used in making glucose. Glucose can then be converted to dash to be transported sucrose to make cell wall cellulose. देख रहे हो कैसे क्विकली सॉल्व हो रहे हैं? हाँ, अभी तक बहुत सारे मार्क्स हमारे हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिसल्टो ये दिखा रहा है, अब सजेस्ट व्हाई मिसल्टो ग्रोज दी स्पेशल रूट्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वैसे ये क्वेश्चन आसान है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आप इसको आसानी से इसको आंसर कर दोगे।
बेटा आई डोंट नो व्हाट इमोट्स आर। सॉरी, ये वाली लैंग्वेज मुझे नहीं आती बेटे। इमोजीज की बात कर रहे हो? हाँ कर लो, मसला नहीं है, लेकिन तुम हर वक्त करते रहोगे ना तो फिर मुझे फट जाती है फिर मेरी, आपको पता है। पेपर में भी इसी तरह करा दे। अबे ये मुश्किल पेपर है। अच्छा, वो लेवल का पेपर तो मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होती है, लेकिन खैर देखो अभी तक तो आराम से हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम, जल्दी करो भाई, 15 मिनट बाकी है हमारे पास। सो मिसल टो ब्ला 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 ब्ला। यार मुझे लग रहा है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहला पार्ट तो कर लेना, इसका कोई मसला नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, गिव द नेम ऑफ ब्लड वेसल रिप्रेजेंटेड बाय जी। जी किस ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रही है क्लास, गौर से देखो। ये आ गया हमारे पास हार्ट, ये आ गया लंग्स। लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में, देखो यहाँ से यूं जा रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो पल्मोनरी, और हार्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेन। वापस वेन, याद आ रहा है? वेन होता है वापसी। गुड। व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्किट, 2 मार्क्स। ट्वाइस थ्रू हार्ट, पूरा लिख देना आप लोग। 2 सर्किट्स के नाम लिख दोगे। सिस्टमैटिक नहीं होता, सिस्टेमिक होता है। सिस्टेमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट। ठीक है। यस, ट्वाइस और इस पर 2 सर्किट्स के नाम लिख दोगे। हाउ इज अडेप्टेड टू बी पम्प्ड इन अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यार वैसे तो इससे क्वेश्चन ये आसान सा है, इसमें आपने हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है, जहाँ जहाँ से ब्लड गुजरता है, ठीक है। आपने सेप्टम का बताना है, तो आपने बस ये कहना है कि भाई फ्रॉम फ्रॉम बॉडी ब्लड कम्स इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड देन इट इज पम्प्ड टू द लंग्स, एंड देन कम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, बोथ द साइड्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, दैट्स इट। ठीक है। तो आप इसको बता सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कटा दो, अगले पे आ जाओ। ये होल इन द हार्ट है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड ब्लड मिक्स हो जाता है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, आराम से डिटेल वाले पार्ट में आंसर करना है, इसको कोई मसला नहीं है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल रिसोर्सेज को डिफाइन करो फॉर 2 मार्क्स। वेल बैकफ्लो को रोकते हैं, लेकिन सेप्टम जो है वो सेपरेट करा है ना साइड्स को। सस्टेनेबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं जिनको आप रीप्लांट कर सकते हो बिफोर दे रन आउट? रिप्लेनिश बिफोर रनिंग आउट। ठीक है। How can be used to convert sugar found in plants into alcohol। सीधी सी बात यह है कि अल्कोहल जो है वो उसको कन्वर्ट करना है, नहीं, अल्कोहल जो है वो बायोफ्यूल के तौर पे यूज होता है, शुगर केन से शुगर निकाल के अल्कोहल में कन्वर्ट करनी है, इसके अंदर व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग फॉर। बिल्कुल सही कह रही हो तहरीन, शाबाश। सो कैसे करोगे भाई, सिंपल है। बाय ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। मुझे बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और नाम भी था, क्या नाम था एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और? फर्मेंटेशन, एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, अब ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यकीनन इसके अंदर ग्राफ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। चलो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। HIV वायरस होता है, MRSA बैक्टीरिया था। ये क्या हुआ? फातिमा कौन सी लैंग्वेज है? खैर, तो HIV वायरस है, और MRSA बैक्टीरिया है। लिविंग सेल वायरस नहीं होता, मैं सिर्फ टिक लगाने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 टिक्स लगेंगे भाई। लिविंग सेल ये रहा हमारे पास, साइटोप्लाज्म इसमें होगा, जेनेटिक मटेरियल दोनों के अंदर होगा, एज ए प्रोटीन कोड इसके अंदर होगा। सारे टिक लगाने पड़ेंगे, सॉरी। सही है। हाउ HIV अफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अटैक lymphocytes, नो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड। lymphocyte प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, वो नहीं होंगी। नो इम्यून रिस्पॉन्स।
ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, वीक इम्यून सिस्टम। हाँ HIV है बेटे, उसके अंदर है हमारे पास HIV रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। फॉर डिफरेंट रीजन HIV हमारे साथ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन। गिव रीजन। HIV के ऊपर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्यों काम नहीं करेगी? नो मेटाबॉलिक पाथवेज और सेल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी अफेक्टेड। वायरस की बात इनमें से कुछ भी नहीं होता जिसपे इसने अटैक करना होता है। हेल्पर टी सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं मानिया। हाँ HIV वायरस है ना बेटा, तो इट 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 जस्ट हैज अ प्रोटीन कोट एंड इट होल्ड्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इनसाइड इट। दैट्स राइट। और mRNA से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैसे पता? मैं आपको बताया तो, बैक्टीरिया के ऊपर अगर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है ना, बैक्टीरिया के ऊपर अगर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो इट मीन्स वो रेजिस्टेंट है। ठीक है। और MRSA की फुल फॉर्म भी यही होती है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नहीं, ये ऐसे नहीं बोलोगे बेटा, बॉडी कैन नॉट बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ऐसे नहीं बोलोगे तेरी तेरी। ये तो बॉडी थोड़ी बैक्टीरिया को रेजिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइनैप्स वाला क्वेश्चन आ गया है। आपने साइनैप्स वाला पूरा पार्ट बताना है इसके अंदर। अगर आपको लगता है इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें शॉर्ट वैसे 6 मार्क्स का है, बिल्कुल नहीं करो बेटा, बाद में करना शाबाश। उसके बाद ये ब्लॉकर्स डाल दिए इन्होंने इसके अंदर, अगेन ये लंबा क्वेश्चन है, छोड़ दो। चैप्टर पेपर खत्म। अब जल्दी से काउंट करते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं अभी फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मान, आपको याद है मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ छोटे क्वेश्चन करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि कितने मार्क्स हमने अटेंड कर लो, थोड़े भी ठीक ठाक है, लेकिन जरा कितने मार्क्स अटेंड किए आउट ऑफ 80। तो लेट्स जस्ट फिगर दिस आउट। दो, काउंट करते रहो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 12 13 14, 14 हो गया। 14 के बाद हम इंग्लिश में करते हैं, मुझे भूल जाता हूँ मैं। 14, 14 और 5 19, 19 के बाद 20 21, 22 23 24, 25 26, 27 28 29 30, 31 32, 33 34, 35 35 36, 37 38, 39 40 41, 42 43, 44, 45 46, 47 48 49। वही आ गया। बेटा ये इजी पेपर नहीं है, ये मुश्किल पेपर है भाई। तुम लोग यार, तुम लोगों के साथ मसला है कि मैं तुम लोग को जो पेपर कराता हूं, तुम बोलते हो आसान पेपर है। भाई तो आप लोग मुझे पेपर निकाल के दे देते भाई, क्या करूं? ये मुश्किल पेपर है भाई, आसान पेपर नहीं है। अब बेटा लेट मी कंप्लीट द क्लास फर्स्ट है ना, उसके बाद ही अपलोड करूंगा ऐसे कैसे, कंप्लीट तो ही नहीं है। बेटा यू हैव नॉट सेंट मी योर क्वेश्चन, खाली का अभी मैं आंसर नहीं कर सकता, अभी मैं किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करा, मैं सिर्फ 5 रुपए करवा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। आपने 49 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है 45 मिनट्स के अंदर, आपके पास 1 घंटा, 45 मिनट्स अभी पूरे नहीं हुए। 45, हमने 8:14 पे स्टार्ट किया था, 8:44 पे 45 मिनट्स पूरे होंगे। आधा घंटा पूरा होगा बल्कि, सॉरी अभी तो 45 मिनट्स में टाइम है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो क्लास, जो मैं आपको समझा मैं अभी कराऊंगा पूरा कराऊंगा, लेकिन मेरी बात सुने, बाद में सवाल पूछेगा, सुनो सुनो। अब आपके पास मोर देन एन आवर बाकी है। ठीक है, बल्कि 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट बाकी है आपके पास। इसके अंदर आपने रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे उनको आराम आराम से सोच के करना है, और आपके पास 30 मार्क्स बाकी हैं। 30 मार्क्स के लिए आपने अराउंड 50 मार्क्स, 49 मार्क्स है, आपने 49 मार्क्स कर लिए 30 मिनट्स के अंदर। सोचो अभी 30 मिनट्स पूरे नहीं हुए, 3 मिनट बाकी हैं 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में आपने 49 मार्क्स 50 के करीब कर लिए। मोर देन 50% ऑफ द पेपर हो गया। अब रिमेनिंग पेपर के लिए आपको टाइम है, आपको साइकोलॉजिकल सुकून मिला होगा थोड़ा सा कि यार ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ, ग्रेड तो सिक्योर हो गया हमारा। अब अगर आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें कभी आपको किसी 6 मार्कर में टाइम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, बट टाइम बहुत है। ये मैं वो बात है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है। देखो पहली बात मेरी सुनो। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो ये सोच रहा है सर मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो भाई देखो सीधी सी बात है कि इस प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो आप कल के पेपर में कोलैप्स हो जाओगे।
आपको रिलैक्स होते हुए पेपर को अटेंड करना है। ये आपकी नर्व्स का भी इम्तिहान है कि हाउ यू कंट्रोल देम, एंड यू हैव फेस्ड मोर देन दिस प्रेशर बिफोर। आपने इससे ज्यादा प्रेशर भी देखा हुआ है। रिलैक्स, चीजों को कंट्रोल में रखो, अपने ओवरवेल्म नहीं हो, रिलैक्स रहो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अभी नया पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने आपको एक पूरा पैटर्न लास्ट क्लास में समझाई थी, ये वाली पूरी बात, कि आप लोगों ने अपनी चीजों को रिवाइज संडे तक कर लेना है, मंडे तक कर लेना है। मत संडे कहा था मैंने, संडे तक कर लेना है। उसके बाद 2 या 3 टॉपिक्स को छोड़ना है फॉर टुडे। ठीक है, जिसमें आपने पास पेपर सॉल्व करना है। फिर मैंने ये भी कहा था कि भाई ये रिकॉर्ड, ये लेक्चर, ये वाली क्लास मैं रखूंगा, लेकिन अगर लेनी है लेना, मत लेनी हो मत लेना, कोई टेंशन नहीं है। आपने खुद करना है सॉल्व इसको। ठीक हो गया, फिर भी सब आ गए। अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपको इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर कर दूंगा। ठीक है ना? मुझे आज करवाना क्लास में यही था। आपके इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चन मुझसे फिर आफ्टर क्लास पूछ लेना, या फिर मैसेज पे पूछ लेना, जैसे भी हो। लेकिन ये कि मैं ड्यूरिंग क्लास, मैंने क्लास क्वेश्चन सोल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्विंग या क्वेरी क्लास मैंने रखी ही नहीं है। मैंने क्लास रखी है पास पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो मैं वो पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उस टेक्निक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिस टेक्निक में आपका टाइम बच जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि आप अच्छे से अच्छा ग्रेड सिक्योर कर सको। ठीक हो गया? ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, आप इसको अगर यूज करो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं। क्लास हमारे पास अभी आधा घंटा ही क्लास का गुजरा है, अभी भी 1 मिनट बाकी है, और इसके अंदर हम लोगों ने इसके 49 मार्क्स तो सिक्योर कर लिए। अब जरा मैं मैसेज देख लूँ, आप लोग क्या क्या कह रहे हो। अबान, तुम तो ये नहीं कहो बेटे, मेरे ख्याल से आपने तो ये गलत बात कही है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपका मैसेज देख के। लेकिन अब मैं फिर आपका रिप्लाई नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। आप अपने स्टेटमेंट करेक्ट करें। अलीजा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग हियर। बेटे, दैट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज द सेंटेंसेस आर कंप्लीट। नहीं नहीं, अबान से मैं नाराज नहीं होता था, अबान को मालूम है। थैंक यू अबान, आई लव यू। अच्छा, हाँ दयान चंदा सही है। चलो, थोड़ी की तफरीह शुरू हो गई। अच्छा क्लास, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व ना। ताले का आपके क्वेश्चंस का मैं वेट कर रहा था, आपने भेजा नहीं, या बातों में लग गई थी, लेकिन ये कि आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको यहाँ से करूंगा। ओके, सो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। दूसरा फायदा इस टेक्निक का ये है कि आपको नए सिरे से क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपने एक बार रिव्यूज तो पहले ही कर लिया होगा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ सारे का, अभी तो नहीं, मैं क्लास में ही करा लूँ उसके बाद। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स का फंक्शन। pulls and stretches the lens, or loosen and makes the lens thicker. These movements enable accommodation. इस प्रोसेस को हम accommodation कहते हैं। Depends upon, थर्ड पॉइंट एडिशनल डालो, depends upon contraction and relaxation of ciliary muscle। ठीक हो गया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन थे, 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आ गया जो ये वाला क्वेश्चन आ गया।
हाँ बेटे, आई विल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसने वाइफ मिसल ग्रोज दी स्पेशल रूट्स। मिसल तो एक प्लांट है जो कि जो है वो एक बड़े से दरख्त के ऊपर ग्रो कर रहा है, ये वाला प्लांट ना। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है। पैरासिटिक ग्रीन प्लांट दैट कैन बी सीन ग्रोइंग अटैच्ड टू द लीव्स। Most plants have about 1 gram of chlorophyll in 100 grams of leaf. But this has lesser chlorophyll than the leaves. मतलब ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ लीफ में नॉर्मली 1 मिलीग्राम होता है क्लोरोफिल, लेकिन इनके 100 ग्राम में 0.4 मिलीग्राम है। क्लोरोफिल कम है। क्लोरोफिल कम से मतलब फूड कम बनेगा। नहीं, हंसी नहीं आ रही बेटे। अच्छा, क्लोरोफिल कम से मतलब है फूड कम बनेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो ये एक प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है जिस प्लांट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो रही होगी ना। यस। जितनी फोटोसिंथेसिस सर्वाइवल के लिए जरूरी है उससे 40% ये अपना काम कर पा रहा है, और तो नहीं कर पा रहा। तो भाई सीधी सी बात ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फूड जो कि इसको होस्ट प्लांट से मिलेगा, और इसके लिए इसके पास ये रूट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक हो गया? चीटर प्लांट, एग्जैक्टली। लेस क्लोरोफिल, लेस फूड प्रोड्यूस। इसके बाद स्पेशल रूट्स बनती हैं जो जाइलम फ्लोएम तक जा रही होती हैं, और वहां से ये उस प्लांट का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है। दीज रूट्स पेनेट्रेट टू फ्लोएम और फ्री टू ऑब्टेन शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। आपको पता है ना कि सुक्रोज और अमाइनो एसिड ट्रैवल करता है। नहीं होंगे बेटे, लेकिन सेंटेंस पूरा लिखना लीना। इट्स तेरी, देख, तुम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो तेरी, आई एम सॉरी। बहुत चालाक हो भाई। बेटे, it's not like they cannot perform photosynthesis. They have 40% of the chlorophyll that is of the actual amount, हाँ। So they can perform photosynthesis, लेकिन एक है वो lesser than the sufficient होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि how minute is adapted to pump the blood in a double circuit circulation। तो यहाँ पे आपने सिर्फ उसके जो है वही बताना है। फोर चेम्बर्स, septum separates blood on either sides। हाँ, नॉट ऐसे ऐसे करना, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा blood pumped to lungs from right, blood pumped to lung to body from lung। इससे क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, ऑक्सीजन। अबान दैट वुड बी एन एडिशनल पॉइंट, लेकिन दैट वुड नॉट सपोर्ट द क्वेश्चन। मतलब वो क्वेश्चन का आंसर तो नहीं हो पाएगा ना, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, हाँ। ठीक है, समझ में आया मान? यस, थिकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का भी जिक्र कर सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाई इसके बीच में होल है, दोनों राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। तो कह रहे हैं कि होल्डर मे फील पेन इन द मसल्स एंड बिकम क्विकली टायर्ड, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि मिक्स ब्लड सप्लाई, लेस ऑक्सीजन, anaerobic respiration in muscles, lactic acid
कॉजिंग पेन। ठीक है। यस। देखो बहुत टाइम है अभी ये करने का, आपको 1 घंटे से पड़े हैं। अभी तो यहाँ पे कम टाइम है, लेकिन आपको वैसे ही बहुत टाइम है ये करने के लिए। हाँ, आराम से कर सकते हो इन सारी चीजों को। अभी वाला क्वेश्चन आ गया। Alcohol production deforestation in Brazil 2012 to 2016 suggests an explanation for the changes and describe the possible impact. तो सॉरी, ये हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है। नहीं, ये डिफॉरेस्टेशन है और ये अल्कोहल प्रोडक्शन है। अल्कोहल प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। Suggest an explanation for the changes shown in frequent one and describe the possible impact of these changes. इसका क्या लेना देना है? हाँ बेटे देखो, बात यह है कि ये आपसे ग्राफ के इंटरप्रिटेशन भी तो मांगते हैं ना। ठीक है। तो आपने अब देखो, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ग्राफ डिस्क्राइब करने का नहीं बोला, तो इन्होंने टू कोड एनी वैल्यूज है। ठीक है, आपने कोई वैल्यूज कोड नहीं करनी है। लेकिन ये कि आपने ओवरऑल बताना है कि इसका क्या लिंक है। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि वक्त के साथ अल्कोहल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, तो डिफॉरेस्टेशन भी इंक्रीज हुई है। आप देखें यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और एंड कहाँ पे हो रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट से इतना इंक्रीज हुआ है, और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट से देखें इतना इंक्रीज हुआ है। तो दोनों चीजें इंक्रीज हुई है, सबसे पहली बात तो ये हुई। ठीक है। अब आपने इसके इम्पैक्ट बताने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भाई डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होने के नेगेटिव इम्पैक्ट सबको नहीं मालूम, बच्चों वाली बात है। ठीक है। लेकिन इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से अल्कोहल प्रोडक्शन भी, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में आप सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने कहा है कि अल्कोहल प्रोडक्शन उस दरख्तों की वजह से ही हो रही है ना। तो ठीक है। नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना मानिए, डिफरेंशिएट नहीं करना। एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है कि दरख्तों को कंज्यूम करके अल्कोहल प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है। अब दरख्त अगर ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स आ गए। अल्कोहल प्रोडक्शन ज्यादा होने से बायोफ्यूल ज्यादा बन रहे हैं यार। ठीक है। बायोफ्यूल ज्यादा होने से क्या होता है कि अ, उसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, बायोफ्यूल्स की वजह से कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रोड्यूस होती है। समझ आ रही बात? यस। तो आपने यहाँ पे बताना है अल्कोहल प्रोडक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसके इम्पैक्ट बताने हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो बहुत पॉइंट्स लिख सकते हो आप लोग। हाँ, डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है। जी बेटा, लीना करूंगा ऑब्वियसली। एक्सटेंशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ। अब आ गए, ये आ गए। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही। ठीक है। और अल्कोहल प्रोडक्शन की अगर बात करें, और क्या ना, भाई भाई मैं बता रहा हूँ, पूरे का बना। तो मोर बायोफ्यूल, लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। सही है बेटा, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन है ना, दोनों का लिखना है। एक पॉइंट तो लिखो अल्कोहल प्रोडक्शन का। हाँ, दैट वुड बी ओके, लेकिन यू कैन ऑब्वियसली यू कैन नॉट सपोर्ट डिफॉरेस्टेशन। आई डोंट थिंक इसका कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा। हाँ? देखो, हाँ कैसे लगेगा, मास्टर मसूद। ठीक है। अच्छा, क्लास आगे बढ़ते हैं। गुड वन आसान। बस आप लोग अपनी तरफ से ना लिख लें, लेकिन ओवरऑल इसका बुरा ही इम्पैक्ट है। ठीक है, जानवरों को मार के इंसानों को बचा रहे हैं।
उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है भाई, तो उसको तो रीड करना पड़ेगा, टाइम तो बहुत है हमारे पास। नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय एमआरएसए पैथोजन इन डिफरेंट कंट्रीज, इट आल्सो शोज द अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एनी कंट्री। नंबर ऑफ पीपल, अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक यूज्ड इन वन कंट्री। अब नेदरलैंड्स की बात करो तो इसके पास अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक कितनी यूज हो रही है, तो इसके पास केसेस बहुत ही कम है। जर्मनी में एंटीबायोटिक ज्यादा यूज हो रही है तो इसके केसेस थोड़े ज्यादा है। ग्रेट ब्रिटेन में और भी ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज हो रही है तो इसके केसेस और भी ज्यादा है। ठीक है, थोड़े से ही ज्यादा यूज हो रही है। कनाडा में केसेस देखो कितने ज्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स में और ज्यादा। जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक यूज हो रही है उतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? जी और हानिया। यस, बैक्टीरिया इज बिकमिंग रेजिस्टेंट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करना है। तो आप डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन में वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आप देखें, कोई वैल्यू एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे कोट नहीं की हुई, तो आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे कोट नहीं कर सकते। ऑलराइट, यस। तो यहाँ पे सिंपली आपने बताना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग as use of antibiotic increase. Methicillin resistant staphylococcus aureus. Yes, where you are right. अच्छा, अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो बता देना काफी नहीं है। तो इसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करना होगा। Even the higher doses of antibiotic is not effective. Lesser use or use as per requirement results in less infections. Like, एक एग्जांपल भी डाल दो, कौन सी कंट्री की? मैं तो नेदरलैंड की पसंद करूंगा भाई, नेदरलैंड्स। ठीक है, एग्जांपल भी डाल दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनैप्स। तो साइनैप्स के पॉइंट्स तो मेरे ख्याल से किसी को भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। साइनैप्स लिख नहीं रहा, थक गया, बता रहा हूँ। साइनैप्स के अंदर आपने स्टार्ट करना है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, द न्यूरॉन बिफोर द सिनेप्स। यहाँ पे इस केस में सेंसरी टू रिले जा रहे हैं ना भाई। तो सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, द एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन हैज द impulse in it. When it reaches the end of the axon, neurotransmitters present in the vesicles, they are released in the synaptic gap. ठीक है, याद आ रही वाली बात? तो भाई when the impulse reaches over here in this part of in the last part of the previous neuron, so synaptic vesicles are released and they are fused, exocytosis भी कहते हैं इसको, they are fused with the cell membrane of presynaptic neuron. Neurotransmitter are released in the synaptic gap, इसे कहते हैं synaptic gap. उसके बाद from here neurotransmitter diffuse to the protein receptors present on the next membrane of the neuron, that is the dendrite of relay neuron. And as soon as the neurotransmitter binds to the receptor, impulse is generated on the next neuron. ठीक है, ये आराम से आपके भैया कॉम्प्लीमेंट्री शेप बता सकता हूँ, ये आराम से आपके पास जो है ना वो 6-7 पॉइंट्स बन रहा है। ठीक है, ये मैंने वर्बली बताया, इसको लिखेंगे तो भी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। आपने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, इनफैक्ट आपको नोट्स के अंदर ही सीक्वेंस से सब कुछ मिलेगा भी, रिवीजन किट मैंने आपसे शेयर भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है एनाल्जेसिक ड्रग दैट हेल्प द पर्सन टू स्टॉप द फीलिंग ऑफ पेन। अब एनाल्जेसिक एक पेन किलर होता है, इससे बंदे को पेन की सेंसेशन नहीं होती है। शॉर्ट, ये अभी देखो ना, ये तो हमने मतलब 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा, खत्म हो गया तो बस। ठीक है, इम्पल्स की डायरेक्शन ये रही ना। ठीक है, इस पे रिसीव हो रहा है, इस पे रिसीव हो रहा है, ये सेंसरी होगा, ये रीले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने ये यूज किया ना मॉलिक्यूल एनाल्जेसिक पेन किलर का, ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से फिट हो सकता है। देख रहे हो? तो जब वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल वाला बाइंड नहीं कर सकेगा, तो इसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो गया एंड देयर विल बी नो synapse, so the renal neuron would not be able to receive an impulse, as a result of which the person would not feel the pain.
ऑक्यूपाइज स्पेस, बिल्कुल सही। ब्लॉकर है। ठीक है। तो भाई सिमिलर शेप टू न्यूरो ट्रांसमीटर, दोनों का शेप एक जैसा है तभी तो बाइंड कर रहा है। ब्लॉक्स प्रोटीन रिसेप्टर ऑन रिले, नो इम्पल्स ऑन रिले एज एक्चुअल न्यूरो ट्रांसमीटर कैन नॉट बाइंड। ये दो अलग अलग पॉइंट था, हाँ। बेटा वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है ना वो फ्यूज करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ और फिर वो फट जाती है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक गैप में रिलीज होता है और फिर वहां से वो डिफ्यूज करके नेक्स्ट न्यूरॉन के प्रोटीन रिसेप्टर्स तक जाता है। डिफ्यूजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। खत्म। क्लास 8:14 पे पेपर स्टार्ट किया था। मैंने गंदा लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा पूरा भी लिखोगे ना तो भी 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी जरूरी है, रिविजन जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, आपका फ्रेश होना जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप अपना रेस्ट जरूर पूरा करो। ठीक है। थैंक यू। आप अपना रेस्ट पूरा करो, चीज़ों को रिवाइज रखो और कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है। क्वेश्चन देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि शायद जो है ना वो सब भूल गए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अ, आप उस क्वेश्चन को रीड करके अगले अगले क्वेश्चन पे जाओगे और पहले एम ही ये रखना कि मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो मुझे आते हैं। पहले वो क्वेश्चन करना जो मुझे आते हैं, मैंने आपको बता दिया, करके दिखा दिया बेटे। करके इसलिए दिखाया ताकि आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है। बाकी मुझे आप लोगों की मेहनत पे पूरा भरोसा है। आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कीप वर्किंग हार्ड, मेरी पूरी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यकीन करें मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। ठीक है। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। गुड लक, टेक केयर, जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। पहले फ्रॉक की करेंगे, उसके बाद बाकी की करेंगे। चलो जाओ, गुड लक, मेरी दुआ आपके साथ है।